Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, मैं हूं मासूम चंद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में। ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। उन्होंने इस चैप्टर में एक ग्रैंडमदर और एक ग्रैंडसन के बहुत ही सुंदर रिलेशन के बारे में बताया है। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू होने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो कि अगर आप अपने आंसर्स में यूज करते हैं तो आपका आंसर्स काफी इफेक्टिव हो जाएगा। नंबर 1 है मेंटल पीस, जिसका मतलब है ए फायर प्लेस। नंबर 2 एब्सर्ड, जिसका मतलब फुलिश यानी कि पागल। नंबर 3 फेबल्स, फेबल्स का मतलब होता है काल्पनिक या फिर भौतिक कहानियां। नंबर 4 है हॉबल्ड अबाउट, हॉबल्ड अबाउट का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। नेक्स्ट है पकड़, पकड़ का मतलब होता है झुर्रियों वाला। इसके बाद सिरेनिटी, सिरेनिटी मतलब शांति। नेक्स्ट रोजरी, रोजरी का मतलब होता है माला। नेक्स्ट है कॉरस, कॉरस का मतलब होता है बैंड ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट है सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब एकांत। और लास्ट है मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है शोक। तो दोस्तों, चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वे चैप्टर के शुरुआत में अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी भी हर दादियों की तरह ही बूढ़ी थी और 20 वर्ष से जब से उन्होंने जाना या उन्होंने उनको देखा तब से वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी थी। फिर वह अपने ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट के बारे में बताते हैं, जो कि ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर रखा हुआ था। वे बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर एक बड़ा सा टर्बन पहनते थे और काफी ढीले ढाले से कपड़े पहनते थे। उनकी सफेद और लंबी दाढ़ी थी, जो कि उनके छाती के अधिकतर भाग को ढक लेती थी और वे कम से कम 100 साल से अधिक बूढ़े दिखते थे। वह अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी सदा से नाटी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। वह अपनी दादी को हमेशा से बूढ़ी और झुर्रियोंदार ही देखते आए हैं, इसलिए उनका अपनी दादी को जवान और खूबसूरत रूप में कल्पना करना कठिन था। उनकी दादी हमेशा बेदागे और सफेद कपड़े पहना करती थी। उनका एक हाथ कमर पर रहता ताकि वो अपने आप को संतुलित रख सके और दूसरे हाथ से अपनी माला फेरते हुए यहाँ वहाँ घूमते रहती। खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि वे और उनकी दादी अच्छे मित्र थे। जब खुशवंत सिंह के माता पिता नगर में रहने के लिए चले गए तो वे उन्हें उनकी दादी के पास छोड़ गए और वे लगातार साथ रहे। उनकी दादी उन्हें सवेरे जल्दी जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। इसके बाद उनकी दादी उन्हें नहलाती और कपड़े पहनाती। वह अपने सुबह की प्रार्थना एक सुर में गाती थी। वह इस आशा में गाती थी कि उसे सुनकर खुशवंत सिंह भी उसे याद कर लेंगे और उनकी आवाज अच्छी होने के कारण खुशवंत सिंह भी उसे सुन लेते थे, पर उन्होंने कभी उसे याद करने की कोशिश नहीं की। फिर वह एक लकड़ी की पाटी, जिसे उन्होंने पहले ही धोकर मुल्तानी मिट्टी से लेपा हुआ होता था, एक छोटी सी मिट्टी की इंक पॉट और सैकड़ों कलम निकालकर उन्हें एक बस्ते में डालकर खुशवंत सिंह को पकड़ा देती थी। इसके बाद उनकी दादी उन्हें एक स्टील चापाटी देती, मतलब एक बासी रोटी देती, जिसके ऊपर हल्का सा मक्खन और शक्कर लगाया हुआ होता था और वही दोनों नाश्ता करते। और उसके बाद उनकी दादी और वह दोनों अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां ले जाते थे। उनकी दादी हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि उनका स्कूल एक मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। वहाँ का जो प्रिस्ट यानी कि जो पुजारी था, वो उन्हें अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स सिखाया करता था। जिस समय बच्चे वरांडा के दोनों ओर बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे, तब उनकी दादी माँ अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। जब दोनों का काम पूरी तरह से हो जाता था, तब दोनों घर चले जाते थे और इस बार गांव के कुत्ते उन्हें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। जो रोटियां वो अपने साथ लाते, कुत्ते उनके लिए लड़ते और गुर्राते हुए उनके पीछे पीछे आते।
जब खुशवंत सिंह जी के माँ बाप नगर में आराम से बस गए थे तो उन्होंने उन दोनों को भी नगर में बुला लिया और यह उनकी मित्रता में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि वो दोनों एक ही कमरे में रहते थे, पर उनकी दादी अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। खुशवंत सिंह अब अपने स्कूल में एक बस के द्वारा जाते थे। वहाँ गली में कुत्ते न होने के कारण उनकी दादी आंगन में चिड़ियों को दाना खिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनका एक दूसरे से मिलना कम होता गया। कुछ समय तक तो उनकी दादी ने उन्हें जगाया और स्कूल के लिए तैयार किया, और जब वह स्कूल से वापस आते तो वह उनसे पूछती कि आज उनको उनके टीचर्स ने उन्हें क्या पढ़ाया। तो वह बताते कि इंग्लिश वर्ड्स, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस यानी कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की बातें, और लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व के नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और पृथ्वी के गोल होने आदि की बातें। और यह बात उनकी दादी को परेशान कर देती थी, क्योंकि वह उन बातों पर यानी कि अंग्रेजी पढ़ाई पर विश्वास ही नहीं करती थी, और उन्हें यह दुख होता था कि ईश्वर व धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता। एक दिन खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी से आकर बताया कि उन्हें स्कूल में म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं, तो वह बहुत ही परेशान हो गई। उनके दादी के अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीजों से था। उनके अनुसार इस पर भिखारियों व वेश्याओं का एकाधिकार था और यह भले लोगों के लिए नहीं था। उसके बाद जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उन्हें अलग कमरा दे दिया गया और उनकी फ्रेंडशिप की लिंक टूट चुकी थी। उनकी दादी ने अपना एकांतवास शांत भाव से स्वीकार कर लिया था। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर बैठी सूत काटती और भजन गाती रहती थी। दोपहर को ही वह चिड़ियों को दाना डालने के लिए कुछ समय के लिए आराम करती थी। जब वह वरांदा में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियां उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते और वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरुपिंग क्रिएट करते, मतलब चींची करके एक सचमुच का पागलखाना बना देते। कुछ आकर उसके टांगों पर बैठ जाते और कुछ उसके कंधों पर, कुछ तो उसके सिर पर भी बैठ जाते थे। वह मुस्कुराती रहती पर कभी उन्हें भगाती नहीं थी, और यह आधा घंटा उनके लिए सबसे खुशी का समय होता था। इसके बाद जब खुशवंत सिंह जी ने आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो उन्हें विश्वास था कि उनकी दादी बेचैन हो जाएगी, क्योंकि उन्हें 5 वर्षों के लिए दूर रहना था और उनकी इस आयु में कोई विश्वास से कुछ नहीं कह सकता कि वह लौटने तक जीवित रहेंगी या नहीं। परंतु उनकी दादी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो विश्वास था। वह तो भावुक भी नहीं हुई। वह खुशवंत सिंह को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन कुछ नहीं बोली और न ही कोई भावना प्रकट की। उसके होठ प्रार्थना करते हिलते रहे, उसका मन प्रार्थना में लीन था और उनकी उंगलियां रोजरी के बीड्स यानी कि माला फेरने में व्यस्त थे। उसने बस खुशवंत सिंह का माथा चूमा और विदा किया। 5 वर्ष के बाद जब खुशवंत सिंह घर लौटे, उनकी दादी उन्हें एक दिन भी बूढ़ी प्रतीत नहीं हुई। अभी भी कुछ कहने के लिए उसके पास समय नहीं था, और जब उनकी दादी ने उन्हें बाहों में भर लिया तब वह उसे प्रार्थना गाते सुन सकते थे। उनके लौटने के पहले दिन भी उसके सबसे अधिक खुशी का समय पक्षियों को दाना खिलाने में ही बीतता था, जिसे वह पहले से अधिक देर तक खिलाती थी। उस शाम उनमें एक परिवर्तन दिखाई दिया। उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोसियों की स्त्रियों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम ले लिया और गाना गाना आरंभ किया। कई घंटों तक वह उस जर्जरे ढोलक को ढीली ढाली चमड़ी को पीटती रही और होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के गीत गाती रही। उनके परिवार वालों को आवश्यकता से अधिक मानसिक दबाव से बचने के लिए गाना बंद करने के लिए राजी करना पड़ा। जब से खुशवंत सिंह ने उन्हें जाना था, उन्होंने पहली बार ऐसा अवसर देखा कि जब उसने प्रार्थना नहीं की। उसके अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। बुखार हल्का था और डॉक्टर ने कहा कि यह उतर जाएगा, परंतु उनकी दादी अलग तरीके से सोचती थी। उन्होंने कहा कि उनका अंत पास है। वह बोली क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय के केवल कुछ घंटे वह प्रार्थना करना भूल गई थी, अतः उसके पास बातों के लिए समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। परिवार वालों ने तो विरोध किया, पर उन्होंने विरोध को इग्नोर कर दिया। वह बिस्तर पर शांत लेटी प्रार्थना कर रही थी। वह माला फेर रही थी।
और इससे पहले कि उनके परिवार वाले संदेह भी करते, उसके होठ हिलने बंद हो गए और उसकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर पड़ी। उसके चेहरे पर एक शांत चमकदार पीलापन फैल गया और उनके परिवार वाले सब जान गए कि वह मर चुकी है। रिवाज के अनुसार उनके परिवार वालों ने उनके निर्जीव शरीर को बिस्तर से उठाया और फर्श पर लिटाकर उसे लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटे मातम मनाने यानी कि रोने के पश्चात उनके परिवार वालों ने उसे अकेला छोड़कर उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने चले गए। शाम का समय था और अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर उसके कमरे में गए। सूर्य छिप रहा था और उसने उसके कमरे व बरामदे को सुनहरी रोशनी की चमक से रोशन कर दिया। उनके परिवार वाले आंगन के बीच में ही रुक गए। सारे बरामदे में वह उसके कमरे में ठीक वहां तक जहां वह कफन में लिपटी कठोर हुई लेटी थी। हजारों चिड़ियां बिखरी बैठी थी, कोई चहचहाट नहीं थी। सभी पक्षियों पर उन लोगों को दया आ गई और उनकी माँ ने उनके लिए रोटी ले आई। उनकी माँ ठीक उसी तरह से रोटी के टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया जैसे कि उनकी दादी फेंका करती थी। चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान भी नहीं दिया और जब उन्होंने अपनी दादी का मृत शरीर लेकर चले गए, वे चुपचाप उड़ गई। अगले दिन सुबह सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े को झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम एंड जय हिंद।